के वरिष्ठ पत्रकार एस एस रिजवी जी आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे मीडिया लोग को बुलाया, क्या कुछ कारण है सर? सबसे पहले सभी दर्शकों को हम आभार प्रकट करें। बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे मेन मकसद ये है कि मेरे ऊपर लगातार कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और आज ये पहला मुद्दा नहीं है जो वीडियो बनाया गया है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे। इसमें अगर आप कहें तो जमीनी विवाद, पैसा लेन देन और पशु तस्करी या वन विभाग से जंगल कटाई का आरोप लगा है, बैल चोरी, धान चोरी, इसके अलावा पैसा उगाही हानि, कई तरह के अलग अलग आरोप लगे हैं कि लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा लेना। हम करके सारी चीजों का खंडन करने के सबसे पहली बात कि कुछ लोग एफआईआर में चीजों को देखते हैं तो उस चीज को अवलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरा जो एफआईआर है 16-21 का हम जिक्र करते हैं। ऐसे तो मेरे ऊपर 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 16-21 है कोठी थाना में, इसके अलावा इमामगंज वन विभाग में 2 है, 75-24, 87-24 और चौथा इमामगंज में जो कि गालिब रजा पत्रकार किया था 211-24। टोटल 4 एफआईआर है। एक एक करके तमाम चीजों का जिक्र करेंगे और जो वीडियो में तमाम चीजों का जो ओपनली और सत्य निष्ठा के साथ मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं और ये मैं अपने आश्वस्त हूं कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य। अगर गलत है तो कोई कमेंट बॉक्स में या जैसे भी करके वीडियो के माध्यम से प्रूफ कर सकता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि बैल चोरी का जो आरोप लगाया गया है, ये एफआईआर में एक बैल चोरी की घटना हुई थी ऐसा नहीं है, लेकिन 6 माह पूर्व हुई थी और 16-21 एफआईआर जो हुआ था हमारा, वो उसका डेट है एफआईआर का 6/5/2021, 6/5/2021 को एफआईआर दर्ज किया गया था कोठी थाना में। लेकिन इसका जिक्र करने वाले व्यक्ति का नाम है भोलू खान, जो कि कोठी के रहने वाले। इन्होंने किसी को मोहरा बनाकर ऐसा किया था। उस समय गरीब दलित शोषित वंचित के साथ जुल्म सितम हो रहा था, ऐसे में हम लोगों ने आवाज उठाया था। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि 16-21 की हमारे पास एफआईआर मौजूद है और डायरी भी मौजूद है। एफआईआर भी आप लोग से आग्रह करेंगे कि चला दीजिएगा। उसमें लिखता है कि मुद्दा कुछ और था। सबसे पहले तो 6/5/2021 को एफआईआर होता है, केस नंबर 16-21 है, जमानत हमें 24 और 22 को मिल जाती है। लेकिन आप अगर पेज संख्या 5 में जाएंगे डायरी में, तो डायरी में ये डायरेक्टली लिखा है कि ये जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था 16-21 का, हम बैल चोरी का भी जिक्र आगे करेंगे, 16-21 जो एफआईआर हम पर हुए थे, ये डायरेक्टली एक लड़की के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था समाज में। असल में वो लड़की रहने वाली थी करणगढ़ ग्राम पंचायत बिराज यानी कोठी थाना क्षेत्र के अशोक भारती की बेटी थी। वो अचानक 5/5/2021 को गायब हो जाती है। इसके बाद हम लोग खोजबीन शुरू करते हैं किसके साथ गई, तो जिसने केस किया था उसी के साथ वो गई थी। अब देखिए जो सच है वो चीज, क्योंकि डायरी में भी ये चीज लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खोजबीन किया तो वो लड़की बाद में आती है, लेकिन बाद में उसे हटा दिया जाता है हम लोगों को और दूसरा मोहरा बना दिया जाता है। लेकिन वो जो वादी है उसको हम लोग पकड़ते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उसके घर पे पूछने जाते हैं। फिर वो अचानक हम लोग जो चंदन भारती के घर पे बैठे रहते हैं, क्योंकि उसका भी केस में नाम है और केस में केवल मेरा नहीं 5 लोगों का नाम है, तो उसके घर पर आता है वो जो वादी है जो हम पर केस किया है और उसके बाद वो जैसे तैसे बोलने लगता है। तो हम लोग उसको वहीं पे मारते भी हैं और अच्छा खासा पिटाई करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपहरण की बात की जाए तो इसमें आप देखिए कि डायरी में डायरेक्ट लिखता है कि अपहरण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वादी आता है खुद हम लोग के घर के पास यानी चंदन भारती के घर पर, अपने से लड़ाई भी करता है, पिटा के जाता भी है और तुरंत जाकर के एफआईआर भी दर्ज कर देता है। तो अपहरण इसके में हुआ कहां? तो हालांकि अपहरण का भी डायरी में जिक्र जो एसआई सब इंस्पेक्टर गंगेश कुमार है वो हटा देते हैं कि ये निरस्त है, यानी कि 365 लागू नहीं होता है, लेकिन एससी एसटी लागू होता है। अब एससी एसटी की भी बात कही जाए तो 16-21 में सबसे बड़ा बात है कि 5 लोग इसमें वादी रहते हैं, प्रतिवादी रहते हैं, जिसमें पहला मैं, उसके बाद एक मेरा मित्र कृष्ण यादव, मेरा मित्र चंदन कुमार, श्रवण कुमार और कनारगढ़ का ही रहने वाला छोटू कुमार, तमाम लोग रहते हैं। अब बैल चोरी की जहां तक जिक्र की बात है तो हुआ क्या था एक बार कि हमारा जो कृष्ण कुमार यादव है कनारगढ़ के रहने वाला, किसी जगह से उन्होंने बैल लाया था। अब खरीद के लाया था या चोरी का था ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन मित्र होने के नाते मैं सहयोग करने के लिए गया था, क्योंकि मुझे सूचना मिली कि मोहल्लिया के कुछ व्यक्ति आए हुए हैं। ये सारे लोग सुन रहे होंगे, मोहल्लिया छकरबंदा के व्यक्ति जान रहे होंगे। वो लोग आते हैं और कृष्ण को पकड़ लेते हैं और मारपीट करने की योजना बनाते हैं। मैं यहाँ से वार्निंग भी देता हूँ, कुछ अपशब्द भी यहाँ से बोला जाता है। उसके बाद मैं स्थल पे जाता हूँ और डायरेक्टली बोलता हूँ कि भाई अगर इसने चोरी किया या कुछ भी किया तो आप न्यायालय में जाइए या कोर्ट में जाइए या आप थाने में जाइए, इसको मारपीट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं और हम पर भी हाथ चलाते हैं वो लोग। तो वो मामला था, वो सारा शूट आउट हो जाता है, बैल वापस लेकर के चले भी जाते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उसमें हमारी 1% कोई भूमिका पूरे मोहल्लिया के लोग जानते हैं। शकरबंदा के लोग अगर साबित कर दें कि रिजवी ने उनके घर से अगर बैल लाया हो या कनारगढ़ में कहीं अपने घर पर बांधा हो या फोन के माध्यम से हमारी कोई भूमिका हो या किसी भी तरह से हमने मित्र का लाने ले जाने में सहयोग किया हो तो ये बता सकते हैं। लेकिन हाँ, बचाव में मैंने सहयोग किया था कि
कि आखिर उसने ऐसा अपराध अगर किया है या नहीं भी किया है, तो दोषी समाज नहीं दे सकता, कानून उसको दोषी दे सकता है। पहला मुद्दा है। दूसरा, हम पर वन विभाग का जो एफआईआर किया गया, उसके लिए हमारे पास पूरी तरह से क्लीन चिट एफआईआर हमें वन प्रमंडल पदाधिकारी ने दे दिया है, जो आप देख सकते हैं। दो एफआईआर हुए थे, पहला 87-24 और दूसरा जो हमारा एफआईआर हुआ था, आप जानते हैं कि 75-24, दोनों में क्लीन चिट वन प्रमंडल पदाधिकारी ने दे दिया है कि रिजवी का नाम गलत ढंग से अंकित किया गया। दोनों में नाम रिजवी हमारा जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप वन प्रेमी है, वन को संरक्षण को लेकर आप जागरूकता चलाते रहते हैं, फिर भी आपको वन कटाई को लेकर लकड़ी तस्करी के रूप में आप पे एफआईआर किया गया, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे मूल कारण है कि हमारे पिताजी इस धंधे से जुड़े हुए हैं। तकरीबन हमारे पिताजी जो हैं, आज से नहीं कई वर्षों से धंधा कर रहे हैं लकड़ी का। लेकिन अवैध लकड़ी जंगल से वो नहीं कटवाते, बल्कि रेती से किसी का लेते हैं। कोई अगर जंगल से कटवाने का प्रमाण देता है तो आप साबित कर सकते हैं, लेकिन किसी की रेती जमीन से लेन देन करते हैं। पटरा, सेटरिंग और फर्नीचर का कोई भी सामान अगर आप उपलब्ध या बनवाना चाहें तो निश्चित तौर पर हमारे पिताजी बनाते हैं। लेकिन इसी के आलोक में हुआ क्या था कि आरा मशीन का एक मामला आया था, जिसमें कई लोग थे। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि सार्वजनिक उस पर किसी का नाम अंकित करना किसी का गवाही के रूप में चला जाता है, लेकिन किसका था नहीं था हम ये नहीं कर सकते। लेकिन वहां कभी कभी हमारे पिताजी जाते थे और लकड़ी अगर वो खरीदते थे रहती जमीन से तो वहां चिरवा करके लाते थे। लेकिन इसी के आलोक में वन विभाग ने किया क्या कि हम उससे पहले उस चार तमाम चीजों को वायरल कर दिया। कुलदीप चौहान थे और जितने आरा मशीन अवैध चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं वन विभाग के अंतर्गत में इमामगंज में, तमाम चीजों को मैंने वायरल कर दिया। इसी के आलोक में गुस्से में आकर के वन विभाग के अधिकारी ने, क्योंकि टीम वहां पहुंचने से पहले ही हमने सारी चीजों को वायरल कर दिया था और मात्र 1-2 ही लोग पर रेड हुआ, तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। इसीलिए हम पर किया गया था। लेकिन अगर हम आज दोषी होते तो हमें जरूर गिरफ्तारी होती। आज हमें क्लीन चिट मिल गया और वन विभाग के प्रमंडल पदाधिकारी माननीय शशिकांत सर जो गया के उन्होंने क्लीन चिट दिया। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली इसमें लिखा है कि वादी जो दोनों पक्षाभिलेखों के अवलोकन है वन क्षेत्र के पदाधिकारी मामले के जांच प्रतिवेदन के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचो कि विपक्षी संख्या शबनम सुल्तान रिजवी को इस केस से गलत ढंग से नाम हुआ है। देखिए, इसमें ज्ञापन संख्या 1182 है 25/2/2025 को, दूसरा ज्ञापन संख्या 1183। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, इसको आप चला सकते हैं उसके में। अगला हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि 10,000 रुपया लेन देन का आरोप। मुंसाद जो भू माफिया है, ये हम पर आरोप लगाता है 10,000 लेन देन का। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट है, पैसा उसने दिया भी है, लेकिन क्यों दिया है उसकी सच्चाई भी आप पहले जानिए। वो तो मैं उस चीज का जिक्र एक बार करूंगा उसके सामने, लेकिन क्यों करूंगा और चीजें और भी है। लेकिन डायरेक्टली उसने क्या बोला कि उधार हमसे पैसा लिया था, लेकिन नहीं, मैंने उधार तो मैंने तुमसे उल्टा लिया। सबसे बड़ी बात थी कि बिगन भारती में 1 डिसमिल जमीन देने की इसने बात कही थी, तो हमने सस्ता में इसने देने की बात कही थी। हमने बोला कि हमको कब्जा करके दीजिएगा तभी हम कुछ ले पाएंगे। जो भी है, इसमें गालिब रजा का भी हिस्सेदारी, इस तरह करके मिला करके हम लोग कुछ लेने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये व्यक्ति हमसे उल्टा 10,000 रुपया ले लिया कैश। तब हमने इससे उल्टा डिमांड मांग किया कि हमारा पैसा दो हमको, तुम्हारे इस सब बेमानी वाला जमीन से मतलब नहीं है। और ये बात करता है कितने लोग को कहाँ पैसा देता है, इसका हम तो कुंडली खोलेंगे ही, वो तो बाद में इसका हम चर्चा करेंगे। और एक और तथाकथित हम ही लोग के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, उसका भी हम खुलासा करें। लेकिन अभी उसको वार्न इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अभी भी संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो इलाज और वो नंगा करेंगे समाज में तुम्हारी सच्चाई जो कुंडली दिखा करके, कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अपना बेइज्जती, ये मैं बता दे रहा हूं। और उसके बाद अगला सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर और भी आरोप लगे हैं, जिसमें पशु तस्करी के लेकर के किसी भी, और पशु तस्करी में यह भी कहा गया कि भाई अगर आपने लगाया था तो फिर हटाया क्यों नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपने लिखा था फिर चुप क्यों हो गया बीच में। नहीं, आज भी हमारा अभियान जारी है। अगर अवैध तस्करी, पशु तस्करी इस क्षेत्र में हो रही है तो उस पर आज भी मैं आवाज उठाता हूं। और पोस्ट अगर मिली भगत हमारी होती तो पोस्ट हम डिलीट कर देते। आज फेसबुक पे जा करके आप देख सकते हैं कि अवैध तस्करी के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाया था, आज भी वहां पे विराजमान है, मौजूद है पोस्ट। और अगर हम किसी से 1 रुपया भी पशु तस्करी के नाम पर लिया तो खुलेआम मीडिया में आके बोल सकता है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सलैया में आप भूमि विवाद को लेकर के अपने निपटारा सुझाव लेकर के आपने अपना न्यूज को माध्यम से चला है, परंतु लोग आपको रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? रुकावट देखिए इसलिए डाल रहे हैं कि वहां आज सलैया भूमि विवाद इतना बड़ा मामला हो गया कि मामगंज विधानसभा क्षेत्र की नहीं, गया जिला की बात की जाए तो सबसे टॉप लेवल की वहां की जमीन है, जिसकी कीमत हाई लेवल पे बढ़ गई है। मुंसाद जो भू माफिया है वो कहीं दूसरे जगह से जमीन लिखवाता है और गरीब दलित समाज के ज्यादातर लोगों को टारगेट करता है विशेष तौर पर। तो हम तमाम चीज का लगातार हम खुलासा कर ही रहे हैं। वो करता क्या है कि सारे जमीन को लिखवा लेगा और लालच दे देगा
कि ठीक है तुम जो जहां जितना में रह रहे हो उतना में रहो और आसपास की जमीन हमको दे दो, तो खुलासा हम करेंगे ही। इसका कितना अरबों करोड़ों का जो धंधा अवैध जो चला रहा है, इस तमाम चीज खुलासा हम करेंगे। और पदाधिकारियों से भी हम ये आग्रह करेंगे कि ऐसे भूमाफियों पर जांच बैठाई जाए और जांच किया जाए कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ है, कितनी संपत्ति है इसके पास। भूमाफिया आखिर है तो दर्जनों विवाद इसी से जुड़े क्यों हैं। सर, आप दलित वंचितों की आवाज उठाते चलते हैं, सभी जगह आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, सभी लोग को न्याय दिलाते हैं, फिर भी ऐसे असामाजिक तत्व के लोग कौन है जो आपके इस तरह के व्यवहार कर रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर कुछ काम कर रहा है तो गलत सही उसके जीवन में होगी। हम लोग एक ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो लगातार आज पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग आवाज उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजों को हम लोग लेन देन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऐड के रूप में, किसी के प्रचार प्रसार के रूप में, कहीं किसी का निजी मुद्दा है तो उसने अगर हम लोगों को आने जाने की खुशी से दे दिया तो उसको भी हम लोग रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। कई बार तो हम डायरेक्टली ये भी कहते हैं कि भाई आपके निजी मुद्दे से आ रहे हैं और मैं देखता हूं कि वो व्यक्ति सक्षम है देने में, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूं कि सर मुझे आने जाने का भी आप निर्वहन कीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। कई बार हम लोग जंगली क्षेत्र में जाते हैं तो मैं ये भी कहता हूं कि हमें आने जाने का भी कर दिया जाए और आप कुछ आदमी भी हमें भेजिए ताकि जंगल तरफ अगर हम जा रहे हैं मुद्दा उठाने के लिए समाज का, तो हमें थोड़ा सा संरक्षण भी दिया जाए। हम तो डायरेक्टली इस बात को बोलते हैं। हम लोग कोई सरकारी पत्रकार नहीं है जो सैलरी की बात करें कि हमारे पास 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी होता, नहीं, ऐड के रूप में करते हैं। कई बार ये भी हम आपको खुलासा करते हैं कि अगर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और अधिकारियों तमाम लोगों को घूस दिया जाता है पूरे बिहार में। इसको कई लोगों के बाद परमानेंट लोग जाते भी हैं, जेल जाते हुए अधिकारी। अब ऐसा नहीं कि पत्रकार को नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता है। कई मामले में हमको भी दिया गया, लेकिन किस मामले में दिया गया? अगर मैंने उनका मुद्दा उठाया, देखा कि उनकी नौकरी जाने वाली, बॉस वो अगर हमारा पैर पकड़ेंगे, घिघियाएंगे, अगर ऐसा जिन्होंने हमको दिया है और पैसे वो लोग आकर के डायरेक्टली देने का प्रलोभन देते हैं, दे भी देते हैं, देकर चले जाते हैं, लेकिन मैं उसको देखता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग करते क्या है कि खुद गलत करेंगे और गलत को मिटाने के लिए वो लोग घिघियाएंगे, रिड़ियाएंगे। तो वैसे लोग अगर चाहते हैं कि उनका भी हम खुलासा कर दें तो उनका भी हम डायरेक्टली खुलासा करने के लिए तैयार हैं कि किन किन ने किस अवैध मामले में हमको दिया है। थैंक यू।